गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनके राजनीतिक सामाजिक विचारों को बताने से पहले मैं उनके जीवन परिचय को दो भागों में बताने का आपको प्रयास करूंगी। हालांकि दो भाग क्या अनेक भाग भी कम पड़ सकते हैं, इतना कुछ है उनके बारे में बताने को, लेकिन मैं समेटने की कोशिश करूंगी दो भागों में ही। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उनकी शख्सियत को बताने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि ऐसे अभिजात्य परिवार में जन्म लेने वाले, जिनके पिता देश के सुप्रसिद्ध वकील थे, हम सभी जानते हैं मोतीलाल नेहरू, 15 वर्ष तक उनकी शिक्षा घर पर ही हुई। और पहली बार जब उन्होंने स्कूल देखी तो अपने देश में नहीं देखी, इंग्लैंड के प्रसिद्ध हैरो स्कूल में उनका एडमिशन कराया गया 1905 में। 1905 से लेकर के 1912 तक, यानी 7 साल तक वो इंग्लैंड में रहे, ठीक है। और उस अंग्रेजी सभ्यता और संस्कृति से वो प्रभावित भी थे। हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, वो प्यार से उनको बुलाते भी थे हमारा अंग्रेज़। वो बैरिस्टर बनकर वहीं से लौटे, लेकिन वो जो अंग्रेजी सभ्यता, अंग्रेजी संस्कृति से प्रभावित व्यक्तित्व हमारे देश का प्रिय प्रधानमंत्री कैसे बना, हमारे देश के लोगों का वो इतना प्रिय कैसे बना कि अनेक योग्य प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होते हुए भी उन्हीं को प्रधानमंत्री बनाया गया। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भी पहली पसंद पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। क्यों थे? क्योंकि दोनों के व्यक्तित्व को अगर हम देखें, गांधी जी और नेहरू के व्यक्तित्व को देखें, तो हमें बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत नजर आएंगे, ऊपरी तौर पर बिल्कुल विपरीत नजर आएंगे। कहाँ हमारी सभ्यता और संस्कृति से ओतप्रोत महात्मा गांधी, जो आध्यात्मिकता, जो धर्म के राजनीतिकरण की बातें करने वाले महात्मा गांधी, सत्य और अहिंसा सत्याग्रह पर जो पूरा स्वतंत्रता आंदोलन चलाने वाले महात्मा गांधी, और कहाँ पाश्चात्य संस्कृति में पले बढ़े पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये कैसे हुआ? तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कैसे परिवर्तित हुआ ये व्यक्तित्व। 15 वर्ष तक देखिए उनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई, अंग्रेज शिक्षक ही थे अधिकतर। और पहली बार जिस स्कूल में उन्होंने कदम रखा, वो स्कूल इंग्लैंड का प्रसिद्ध हैरो स्कूल था। 1905 से 7 तक उन्होंने स्कूली शिक्षा पूरी की। ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में उन्होंने ग्रेजुएशन की, और 1912 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ही वो बैरिस्टर बनकर लौटे। अब ये जो व्यक्तित्व था, स्वाभाविक रूप से हम कहेंगे कि वहीं जो किशोरावस्था में गए और युवा बनकर के जो वो भारत लौटे, तो वहाँ की संस्कृति और सभ्यता से प्रभावित होना स्वाभाविक था। लेकिन हम कहेंगे कि वो संस्कृति और सभ्यता से प्रभावित होने का मतलब ये नहीं था कि वो भारतीयों को कोई अंग्रेज़ बनाना चाहते थे, या अंग्रेजी सभ्यता और संस्कृति को भारतीयों से श्रेष्ठ मानते थे। नहीं, वो प्रभावित थे तो कुछ सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो विचार उन्होंने देखे वहाँ की संस्कृति में। हम कह सकते हैं कि पश्चिम में जो समानता और स्वतंत्रता का वातावरण उन्होंने देखा, वही समानता और स्वतंत्रता के विचारों को भारत में प्रलोभित करना चाहते थे। भारतीय समाज में जो हम कह सकते हैं कि जो रूढ़ियाँ भरी हुई थी, उस रूढ़ियों से मुक्त करना चाहते थे भारतीय समाज को, और इसलिए वो पश्चिमी संस्कृति को भारत में लाना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि वो भारतीयों को कोई अंग्रेज़ बनाना चाहते थे। और प्रधानमंत्री बनने के बाद में इसका प्रयास भी उन्होंने किया। अब सोचने की बात है कि ये व्यक्तित्व कैसे बदला, जब इस तरह के परिवार से जब वो जन्म हुआ, लालन पालन हुआ और विदेशी शिक्षा दीक्षा हुई, तो वो उनका व्यक्तित्व कैसे बदला। तो मैं कहना चाहूँगी कि देखिए, वो भले ही साइंस के विद्यार्थी थे, लेकिन उनकी रुचियाँ विस्तृत थी। साहित्य, इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, अनेक क्षेत्रों में उनकी जो प्रतिभा थी उसका कोई जवाब नहीं था। पढ़ने लिखने में उनकी रुचि थी, आप सब जानते हैं कितनी ही किताबें उन्होंने लिखी हैं। और हम कहें कि विदेश में रह कर के ये भारतीयता, भारत के प्रति प्रेम कैसे जागृत हुआ, तो मैं कहूँगी कि वो वहाँ रहते हुए जो भिन्न भिन्न जो विषय मैंने बताए उनसे संबंधित उन्होंने व्यापक पढ़ाई करी। और पढ़ने के बाद में डेफिनेटली उनके जो विचार थे,
जो समाजवादी विचार उस वक्त लोकप्रिय हो रहे थे, उन विचारों से वो प्रभावित होने लगे। वो समानता का दृष्टिकोण जो, क्योंकि स्पेशली हम अपने भारत देश की बात करें तो यहाँ आर्थिक असमानता जितनी थी और आज भी है दुनिया के शायद ही किसी देश में, तो भारत में विदेशों में जो सामाजिक और आर्थिक समानता देखते थे वो भारत में लाना चाहते थे। जो भेदभाव से पूर्ण भारतीय समाज को देखना चाहते थे वो बदलना चाहते थे भारतीय। तो उन्होंने उस नज़रिए से अपने देश को जब देखा तो ये चाहा और वो प्रभावित होने लगे। और विदेश में अंग्रेजी हम कह सकते हैं कि अनेक महान लोगों से वो व्यक्तिगत रूप से मिले। वहाँ के इंग्लैंड के जो प्रसिद्ध लेखक थे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, दार्शनिक बर्ट्रैंड रसेल, उनसे व्यक्तिगत संपर्क में आए, वो उनसे प्रभावित हुए। और भी न जाने कितने ही हम कह सकते हैं कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनकी जिस तरह की प्रतिभा थी, उन्होंने जो भी देखा समझा पढ़ा उसमें उन्होंने भारत को आगे रखा, हमेशा भारतीय समाज को आगे रखा। चूँकि उनके जो पिता भले ही देश के जाने माने सबसे अमीर बैरिस्टर थे, लेकिन वो भारत में जो कांग्रेस के रास्ते से जो हम कहें कि राष्ट्रीयता जागृत की जाने की कोशिश की जा रही थी, उसके वो मेंबर थे, वो अध्यक्ष भी बने। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि जो उनके पारिवारिक परिवेश था उसका भी प्रभाव पड़ा और विदेशी शिक्षा दीक्षा का भी प्रभाव पड़ा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो विदेश में रह कर के भी भारतीयता से भारतीयता में विलीन होते चले गए। और जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो मैं बताना चाहूँगी कि जब देश आज़ाद हुआ तो भारत की हालत क्या थी? बहुत जीर्ण शीर्ण हालत थी, बहुत कमज़ोर स्थिति थी। तो पहला प्रयास उनका यही था कि इस जीर्ण शीर्ण हालत से हम अपने आप को कैसे मजबूत करें। और इसलिए उन्होंने देखिए जो हरित क्रांति की बात करें, हम जो टेक्नोलॉजी जो योजनाएं चलाई, पंचवर्षीय योजनाएं, तो उसके माध्यम से देश का आधुनिकीकरण भी करना चाहते थे, औद्योगिक विकास भी करना चाहते थे और कृषि क्षेत्र में भी देश को उन्नत करना चाहते थे। हमने दादी नानियों से सुना है कि उस ज़माने में एक ऐसा दौर था उस वक्त कि गेहूं की रोटी सिर्फ अमीर परिवारों को नसीब होती थी। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। आज उस दृष्टि से देखा जाए तो वक्त कितना बदल चुका है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो वक्त बदला है उसका बहुत कुछ हिस्सा पंडित जवाहरलाल नेहरू के कारण ही था। तो उनके व्यक्तित्व, उनका कृतित्व, उनकी उपलब्धियों को मैं कुछ पिक्चरों के माध्यम से आपको बताना चाहूँगी। ये देखिए, सेवा दल के सदस्य के रूप में, ये सेवा दल जो था वो किस लिए बनाया गया था? ताकि हमारे युवाओं में फौजी अनुशासन और लड़ने का मद्दा पैदा। देखिए, उसके सदस्य के रूप में खाकी पोशाक में ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू को आप देखिए, ये 1923-24 की फ़ोटो है। उसके बाद में हम देखिए ये पिक्चर देखिए आप, ये किस वक्त की फिल्म पिक्चर है? ये क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रस्ताव था वो पास हुआ, उस पर डिस्कशन कर रहे हैं महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। हम सभी जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व डेफिनेटली गांधी जी, लेकिन उनका दायां बायां जो हिस्सा था, या कहें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही गांधी जी के नेतृत्व को आगे बढ़ाया। हम कह सकते हैं कि प्रमुख भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में पंडित नेहरू की भी उतनी ही थी जितनी कि महात्मा गांधी की। और महात्मा गांधी ने उनको अपना वारिस और उत्तराधिकारी एक तरह से घोषित करना शुरू ही कर दिया था। तो देखिए, उस वक्त की ये पिक्चर है। ये देखिए, ऊपर जो तस्वीर बिल्कुल जंजीरों में जकड़ा हुआ जो स्वरूप नज़र आ रहा है, गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल कोई गंभीर डिस्कशन में तल्लीन है। और जो सबसे बढ़िया इस पिक्चर की बात मुझे नज़र आई, ये देखिए गांधी जी का चश्मा साइड में रखा हुआ, और ऐसा लग रहा है जैसे गांधी जी की जो पहचान ये चश्मा है वो भी एक प्रतीक के रूप में हमें नज़र आ रहा है।
इसी तरह से आगे हम देखते हैं, ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो मिस्र के प्राइम मिनिस्टर थे नासिर हुसैन, उनके साथ। ये पिक्चर बहुत महत्वपूर्ण है। जब देश आज़ाद हुआ तो पूरी दुनिया दो भागों में बटी हुई थी, या बट गई थी या बटने जा रही थी। एक अमेरिकी गुट और दूसरा रशियन गुट, सोवियत संघ वाला गुट। एक साम्यवादी गुट और दूसरा पूंजीवादी गुट। अब जब भारत आज़ाद हुआ, जैसा मैंने पहले कहा कि बहुत जीर्ण शीर्ण हालत थी, उस स्थिति में अगर हम किसी भी गुट में शामिल होते तो इंग्लैंड से निकल करके एक तरह से हम किसकी दास्ता में आ जाते? अमेरिका या रूस की दास्ता में, सोवियत संघ की दास्ता में। हम ऑलरेडी उपनिवेशवाद के इतने बुरे दौर से गुजरे थे। पंडित नेहरू नहीं चाहते थे कि हम किसी भी गुट में शामिल हो, लेकिन किसी तीसरे गुट को बनाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि भारत को आर्थिक सहायता की भी आवश्यकता थी अमेरिका और सोवियत संघ गुट से। तो उन्होंने फिर भी ये कठोर फैसला किया कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, और उन्होंने एक तीसरा ही गुट बनाया जिसमें 100 से अधिक देश उस झंडे तले आए। वो था गुट निरपेक्ष गुट। गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया उन्होंने, और जो संख्या बल था उसके आधार पर यूएनओ में उन्होंने अपना प्रभुत्व भी स्थापित किया। उसके मुख्य नेता ये पंडित नेहरू और ये नासिर और टीटो और इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति सुकर्णो, ये प्रमुख नेता थे। और इस नेतृत्व का जो संचालन किया, एक तरह से कह सकते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इस गुट के नेतृत्व के कारण न अमेरिका भारत को कमज़ोर समझ सकता था और न ही सोवियत संघ वाला गुट। जबकि मैं कहूँगी कि दोनों ही गुटों ने भारत को अहमियत दी, और भारत का जो आर्थिक विकास हुआ इस गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेतृत्व के कारण, जो एक हम कह सकते हैं कि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू की ही खोज थी। और इस तरह से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान भी हासिल किया, यूएनओ में महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया, भारत को अहमियत दी पूरे विश्व के रंगमंच पर। क्योंकि भारत जब आज़ाद हुआ तो पराधीन देश जब स्वाधीन होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसकी जो स्थिति होती है बहुत कमज़ोर होती है। लेकिन किन्हीं भी तरीक़ों से उन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन थी। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये देखिए एक दूसरा उनका दूसरा क्या बहुत ही महत्वपूर्ण रूप देखिए, ये उनकी बुक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये पहला एडिशन है जो 14/11/1946 में प्रकाशित हुआ, यूएस एडिशन। जॉन डे थे इसके पब्लिशर। ये जो उन्होंने बुक लिखी, इससे एक राइटर के तौर पर पूरी दुनिया में उनको पहचान मिली। एक राइटर के तौर पर, एक राइटर यानी एक संवेदनशील राइटर। और सिर्फ यही बुक नहीं, आगे देखिए कितनी ही किताबें। ये देखिए लेटर्स फॉर ए नेशन, द यूनिटी ऑफ इंडिया, ये बायोग्राफी है। ये देखिए ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये देखिए फेमस जो पत्र हैं 1929 में प्रकाशित हुई, 1928 में 10 साल की थी, जो हमारी 10-11 साल की हमारी इंदिरा गांधी, जो प्रियदर्शनी, इंदिरा प्रियदर्शनी नाम से उस वक्त जाना जाता था, 10 साल की थी, उनको जो लेटर लिखे गर्मियों की छुट्टियों में, उन लेटर्स का प्रकाशन किया गया 1929 में। तो कहने की बात यह है कि वो एक राइटर भी थे। और ये जो बुक है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये उन्होंने जेल में रहते हुए लिखी। अहमदनगर फोर्ट में, महाराष्ट्र में, आज की उसमें हम कह सकते हैं कि डेट में ये महाराष्ट्र का हिस्सा था। 1942 से 45 के बीच में पंडित जवाहरलाल नेहरू वहाँ जेल में रहे, और जेल में गुजरे वक्त के दौरान उन्होंने इस पुस्तक को लिखा, जो 14/11 यानी उनका जन्मदिन हम कह सकते हैं 1946 को प्रकाशित हुई। तो एक राइटर के रूप में आप पहचान देखिए। ये देखिए बाल दिवस के रूप में हम उनका जन्मदिन मनाते हैं। बच्चों के प्रिय हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू, ये इस मुस्कान देखिए बच्चों के बीच में। इन पिक्चर्स को देखकर पता है रियली में ट्रू में वो राइटर थे जो संवेदनाओं को जीते थे। जहाँ बच्चों की मुस्कान के साथ जो इनकी स्माइल हम देख सकते हैं, तो पता चलता है कि ये किस तरह का व्यक्तित्व थे।
और हम कह सकते हैं कि राजनीति में इस तरह का व्यक्तित्व इतना सफल कैसे हो सकता है, लेकिन हुआ। न सिर्फ भारत में, विश्व में उनकी पहचान थी। ये देखिए, पांडा के साथ चाइनीज़ यात्रा के दौरान की उनकी पिक्चर, ये भी उनका बहुत ही सुंदर रूप हमें बयां करता है। एक लेखक का रूप, एक संवेदनशील इंसान का रूप। ये देखिए कितनी सुंदर तस्वीर है। पंडित नेहरू को हम भारत के लिए सपने देखने वाला समझते हैं। स्वप्नदर्शी थे वो, बहुत सुंदर सपना देखते थे। उन्होंने वसीयत में एक, जो आप लोगों ने भी सुना होगा, फिर भी मैं बताना चाहूँगी, उन्होंने वसीयत में क्या लिखा था। उन्होंने लिखा कि मेरी भस्म की एक मुट्ठी इलाहाबाद के पास गंगा में डाल दी जाए, जिससे कि वह उस महासागर में पहुँचे जो हिंदुस्तान को घेरे हुए। देखिए, ऐसा नहीं है कि उनकी सोच कोई पुरातन थी या इन चीज़ों में उनको विश्वास था। चूँकि इलाहाबाद में जन्म हुआ उनका, और गंगा जमुना तहजीब के प्रति उनमें इसी वजह से एक श्रद्धा का भाव था। तो हम कह सकते हैं कि पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति से ओतप्रोत होते हुए भारतीयता से भी उनको कितना लगाव था। तो उन्होंने लिखा, हालांकि उनकी सोच, हम ये नहीं कहेंगे कि कोई हिंदुत्व के जो विचारधाराएं हैं, नहीं, यहाँ उनकी भावनाएं देश के लिए, देश की भक्ति के लिए, राष्ट्रीयता हमें नज़र आ रही है। तो क्या कहते हैं वो, मेरे भस्म की एक मुट्ठी इलाहाबाद के पास गंगा में डाल दी जाए, जिससे कि वह उस महासागर में पहुँचे जो हिंदुस्तान को घेरे हुए। मेरी भस्म के बाकी हिस्से का क्या किया जाए, मैं चाहता हूँ कि इसे हवाई जहाज़ में ऊंचाई पर ले जाकर बिखेर दिया जाए, उन खेतों पर जहाँ भारत के किसान मेहनत करते हैं, ताकि वह भारत की मिट्टी में मिल जाए, उसी का अंग बन जाए। तो ये था, हम कह सकते हैं कि नेहरू का व्यक्तित्व। अब देखिए, मैं ये कुछ पिक्चर्स आपको बताना चाहूँगी। इन पिक्चर्स के माध्यम से मैं आपको कहना चाहूँगी कि किसी भी व्यक्तित्व को हम कह सकते हैं कि कितनी ही उपलब्धियाँ उसके नाम रही हो, अगर उसके कैरेक्टर को, उसके चरित्र से रिलेटेड कुछ भी हम, कोई भी ऐसा कुछ पेश कर दें, तो संपूर्ण व्यक्तित्व को नष्ट करना बहुत ही आसान होता है। ये कुछ पिक्चर हम कह सकते हैं कि आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह पर मैंने देखी, उनकी कुछ सच्चाई मैं आपको बताना चाहूँगी। और आपको कहना चाहूँगी कि जो सोशल मीडिया है, वो जैसा भी दिखाई दे उस पर पूरा यकीन मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि तथ्यों को न जाने किस रूप में कैसे तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया हो, और असलियत उसकी कुछ और ही हो। मुख्यतः मैं ये 4 पिक्चर्स की असलियत आपको बताना चाहूँगी। पहली जो पिक्चर आपकी, क्योंकि एक अलग ही छवि गढ़ने की कोशिश की जा रही है पंडित नेहरू जी की, जो मैंने अभी तक आपको बताई उसके बिल्कुल अलग। तो ये जो पिक्चर है, ये 1955 में लंदन एयरपोर्ट पर नेहरू जी के आगमन पर उनकी भांजी नयनतारा के साथ की पिक्चर है। और नयनतारा कौन है? नयनतारा सहगल कौन थी? उनकी माँ नेहरू जी की बहन थी, यानी विजय लक्ष्मी पंडित की बहन। ये उस समय इंग्लैंड में उच्चायुक्त थी। ठीक है। दूसरी जो फिल्म है, ये है विजय लक्ष्मी पंडित, जो अपनी बहन को गले लगा रहे हैं। ठीक है। इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगी, ये देखिए, ये पिक्चर, ये है जो बहुत फेमस नृत्यांगना है मृणालिनी साराभाई, उनकी पिक्चर है। पंडित नेहरू के मृणालिनी के जो हस्बैंड थे विक्रम साराभाई, और उनकी माँ से बहुत ही नज़दीकी संबंध थे। और ये तस्वीर दिल्ली की है, जिसमें पंडित नेहरू उनके किसी प्रोग्राम की परफॉर्मेंस के बाद में बधाई दे रहे हैं गले लगाकर। और इसके साथ ही ये जो फिल्म है, ये है फिल्म क्या, ये जो पिक्चर है वो किसकी है? वो है
पंडित नेहरू यूएस की प्रथम महिला यानी जो राष्ट्रपति थे कनेडी, उनकी वाइफ जैकलिन कनेडी की। और भारतीय परंपराओं, जब भारत में उनका आगमन हुआ तो भारतीय परंपराओं के अनुसार देखिए वो उनको तिलक लगा रहे हैं। इस फोटो को इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है। तो इन पिक्चर्स के आधार पर देखिए हम कह सकते हैं कि आपसे मेरा आग्रह है कि कभी भी जो कुछ भी देखें उसकी सच्चाई का पता लगाएं। हमारे जो नेहरू थे वो ऐसा व्यक्तित्व कदापि नहीं थे जिस तरह का वर्णन किया जा रहा है। आज के लिए मैं इतना ही। नेक्स्ट भाग में हम उनके पूरे जीवन परिचय को देखेंगे। धन्यवाद।